यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और इसके बरतरफ किए गए मुलाजमीन के दरमियान चलने वाला तनाज़ा बिल आखिर एक इकनॉमिक सेटलमेंट पर ख़त्म हुआ। फैसला ये हुआ कि 25.5 बिलियन रुपए अदा किए जाएंगे और ये अदायगी 3 मरहलों में होगी। 19.5 बिलियन रुपए मुलाजमीन के वाजिबात और 5.75 बिलियन रुपीस बेवाओं और दीगर टर्मिनल क्लेम्स के लिए। यूनियन ने यह रकम फुल एंड फाइनल मान ली। मजीद कानूनी कार्रवाई भी खत्म। यहाँ रियासत ने पैसा देकर एक चैप्टर बंद कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद क्या था और इनकी हकीकत क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 1971 में कायम की गई। स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 20 स्टोर्स लेकर रियासत ने एक सादा सा फैसला किया। वो फैसला ये था कि कम आमदनी वाले तबके को सब्सिडी के जरिए महंगी मार्केट से बचाया जाए। यानी ये एक सब्सिडी बेस्ड वेलफेयर मॉडल था। रियासत कीमतें कम रखती थी, नुकसान खुद बर्दाश्त करती थी। कई दहाइयों तक ये मॉडल किसी न किसी तरह चलता रहा। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब हालात बदल गए और सिस्टम वहीं का वहीं रहा। 2007 से 2009 के दरमियान यूटिलिटी स्टोर्स को यूनियन काउंसिल लेवल तक फैला दिया गया। इस वक्त स्टोर्स की तादाद बनती है 1023 से 5557 के करीब और मुलाजमीन हैं 3892 से 12749। ये तोसी किसी जामे ऑडिट के बाद नहीं हुई, किसी पायलट मॉडल के बाद भी नहीं हुई और ना ही किसी जदीद आईटी या ईआरपी सिस्टम के साथ हुई। सवाल ये है कि क्या रियासत ने पहले सिस्टम मजबूत किया या सिर्फ दुकानें बढ़ा दी। रिकॉर्ड बताता है कि दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया। सब्सिडी का सवाल है कि पैसा गया कहाँ। रियासत अरबों रुपए यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी देती रही, लेकिन कभी वाज़ेह डेटा मौजूद नहीं था कि सब्सिडी का फ़ायदा वाकई कंज्यूमर तक पहुंचा या नहीं। शिकायत मुसलसल आती रहीं कि अशिया दस्तयाब नहीं, क्वालिटी नाकिस है, कीमतें बाज़ औक़ात मार्केट से ज़्यादा और ख़रीदारी पर गैर रस्मी पाबंदियाँ हैं। अगर सब्सिडी दी जा रही थी तो ये नतायज क्यों सामने आ रहे थे? ये वो सवाल है जिसका कभी संजीदा जवाब दिया ही नहीं गया। अब हुआ ये कि 2018 के बाद करप्शन के केसेस बाकायदा सामने आए। 2021 में 2000 घोस्ट एम्प्लॉयज़, शुगर ट्रांजैक्शन में 14.8 बिलियन रुपयों की बेज़ाब्तियाँ, शुगर सेल्स में मजीद 2 बिलियन रुपयों का नुकसान, आटे की खरीद में 64 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ। ये सब हवाई बातें नहीं है, बल्कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में दर्ज है। इसी साल चेयरमैन को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर हटाया गया। यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर इशू मालूम था तो इदारा इसी शक्ल में क्यों चलता रहा। 2013 से 14 आखिरी साल था जब यूटिलिटी स्टोर्स ने प्रॉफिट अर्न किया। इसके बाद हर साल नुकसान और खसारे का साल था। जुलाई 2025 तक मजमूई नुकसान तकरीबन 24 बिलियन रुपयों तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ? 2024 में वजारत सनत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तजवीज़ दी। उस साल सितंबर में वफाकी काबीना ने इसे निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया। सब्सिडीज़ वापस ले ली गईं। IMF ने भी वाज़ेह हदायत दी कि खसारे में चलने वाले रियासती इदारे बंद किए जाएं। उस वक्त वज़ीर आज़म के सामने 2 ऑप्शन रखे गए, 14 बिलियन रुपए बेल आउट या मुकम्मल बंदिश। फैसला बंदिश का हुआ। 2 जुलाई 2025 को ऐलान हुआ और 31 जुलाई को तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। मुलाजमीन के बारे में सबसे आखिर में सोचा गया। शुरू में कहा गया कि कुछ मुलाजमीन रहेंगे, कुछ को सरप्लस पूल में डाला जाएगा। फिर फैसला बदला और 11,000 से ज़्यादा यानी तमाम मुलाजमीन फारिग कर दिए गए। मुआवजा मंजूर हुआ। ECC ने 30 बिलियन रुपयों से ज़ायद की टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की, लेकिन अदायगी नहीं हुई। यही ताख़ीर महीनों के एहतजाज की वजह बनी और आखिरकार रियासत ने पैसा देकर मामला बंद किया। अब निजकारी भी नहीं की और बंदिश भी मुकम्मल हो गई। नवंबर 2025 में यूटिलिटी स्टोर्स को निजकारी की फहरिस्त से भी निकाल दिया गया। वजह सीधी थी कि इदारे के असासे उसके कर्जों से कम थे, यानी ये इदारा बेचने के काबिल भी नहीं रहा। इस किस्म के इंजाम हम पहले भी बड़े इदारों के देख चुके हैं, जैसे कि स्टील मिल्स कॉरपोरेशन।
لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت نے تو سب طے کر دیا، ادارہ بھی بند کر دیا، لوگوں کو پیسے بھی دے دیے اور فائل بھی بند کر دی، لیکن کیا اس سب کا حل یہی تھا؟